प्यारे स्टूडेंट्स, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के इस एक और वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले वीडियो में पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और अपन आज भी यही कोशिश करेंगे कि जैसे पीछे आपको सुंदर सा पियानो एक दिख रहा है वैसा ही मज़ा एकदम आज की क्लास में भी आपको आए। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स के बारे में। इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो एलिमेंट्स से मिलकर के बनी है। वहीं से हमने अपनी क्लास को शुरू किया था, पहले लेक्चर को शुरू किया था और समझा था कि उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई, अलग अलग ग्रुप्स बनाने की कोशिश की गई ताकि उनके लिए जो स्टडी है, जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं या जो साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं या कोई इनोवेशन कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए उन एलिमेंट्स की पढ़ाई आसान हो जाए या एक की जगह दूसरे अगर सब्स्टिट्यूट ढूंढने हो तो वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो सके। और हमने देखा था कि अभी हमारे दुनिया में कितने एलिमेंट्स हमको मिले हैं, तो 118 एलिमेंट्स हमको अभी तक मिले हैं, जिनमें से कुछ हमारे पास में नेचुरल है काफ़ी ज़्यादा और कुछ एक हमने आर्टिफिशियली अर्थ पर बनाए हैं, ये हमने देखा था। तो उसको कैटेगराइज करने का या क्लासिफाई करने का जो सबसे पहला एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का जो इनिशिएटिव लिया था, जो कोशिश की थी, वो किन्होंने की थी? डॉबराइनर किताब के अकॉर्डिंग। वैसे किसने की थी? तो हम कहेंगे लेवोशिए। तो लेवोशिए के बाद में डॉबराइनर ने क्लासिफिकेशन किया था। तो अब उस क्लासिफिकेशन डॉबराइनर्स ट्रायड्स को पढ़ लेने के बाद हम आगे की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड जो हमें क्लासिफिकेशन का एफर्ट पढ़ना है कि किसने किया था क्लासिफिकेशन, तो उनका नाम है न्यूलैंड। तो इनके बारे में और इनका इस पियानो से या जो कीबोर्ड का डायग्राम आपको दिख रहा है, इससे क्या रिश्ता है, ये अपने को देखना है। तो आ जाइए देखते हैं। लेकिन एक छोटी सी बात, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या डॉबराइनर फेल हो गए? स्कूल में फेल होने की बात नहीं हो रही, स्कूल कॉलेज में फेल होने की बात नहीं हो रही। फेल होने का मतलब यहां पर यह है कि उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन हम फिर भी दूसरी कोशिश पढ़ रहे हैं। क्यों? इसका आंसर हम एक ये दे सकते हैं कि क्योंकि उनकी कोशिश में कमियां थी। हमने डॉबराइनर्स के ट्रायड्स की लिमिटेशन पढ़ी थी, कमियां पढ़ी थी। और वो कमियां क्या क्या थी? वो कमी थी कि डॉबराइनर सारे एलिमेंट्स उस वक्त तक जितने पता थे उनको क्लासिफाई नहीं कर पाया। उस वक्त तक लगभग देर वर 33 एलिमेंट्स डॉबराइनर ने जब क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, तो उस वक्त तक लगभग हमें 33 एलिमेंट्स के बारे में पता था। अलग अलग जगह पर जो ये नंबर है थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन लगभग उस वक्त तक डॉबराइनर के टाइम तक 33 एलिमेंट्स नोन थे और उनमें से उन्होंने 3 ट्रायड्स बनाए थे। मतलब कहने का मतलब यह है कि 9 एलिमेंट्स उन्होंने क्लासिफाई किए थे और बाकी के जो एलिमेंट्स थे 33 या जो 35 के आसपास एलिमेंट्स थे, उनमें से जो बचे हुए एलिमेंट्स थे 25-26 जो एलिमेंट्स थे, उनको क्लासिफाई नहीं कर पाए थे डॉबराइनर। तो देखो वो फेल नहीं हुए फिर भी। इसके पीछे मैं आपको 2 कारण बताता हूं। पहला कारण तो वो एक कमाल के इंसान थे। अगर आज जितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, जो कि हैं 118 एलिमेंट्स, अगर इतने एलिमेंट्स के बारे में उनको पता होता ना, तो वो उससे बहुत बेहतर क्लासिफिकेशन कर चुके होते। लेकिन उनकी भी गलती इतनी बड़ी नहीं थी, उनको नहीं पता था बाकी एलिमेंट्स के बारे में कि वो ग्रुप नहीं कर पाया उनको। समझे आप इस बात को? और दूसरी बात मैं आपको यहां पर कहूंगा कि डॉबराइनर जो थे, उन्होंने अपनी जो ट्रायड्स बनाए थे ना, इनमें भी क्लासिफिकेशन में उनको सक्सेस मिली थी। देखना कैसे? पहला जो ट्रायड है, आप नोटिस करोगे कि लिथियम, सोडियम और जो पोटेशियम है, ये तीनों के तीनों मेटल्स हैं। इजंट इट इंटरेस्टिंग? और जो कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और ये जो बेरियम है, ये भी सारे के सारे, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? मेटल्स हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये दोनों ही जो डॉबराइनर ने बनाए हैं ट्रायड, ये कैसे हैं? मेटल्स। और इसके पहले जो क्लासिफिकेशन किया है वो तो किसने किया था? वैसे भी लेवोशिए ने। और वो क्या था? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और सिमिलरली ये जो तीसरा वाला ट्रायड बनाया है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, ये कैसा है? नॉन मेटल का है। और इससे हमें पता चल रहा है कि भले ही वो मैथमेटिक्स से अपनी इस बात को रिलेट कर रहे थे, भले ही वो एवरेज निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके जो ट्रायड्स हैं, उनमें जो एलिमेंट्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। तो यही बात हमने लिखी है कि नहीं, वो फेल नहीं हुए। हम नोटिस करें अगर केयरफुली, तो हमें पता चलेगा कि एलिमेंट्स जो हैं डॉबराइनर के ट्रायड्स में
had similar properties, they were similar in nature, तो डॉबराइनर्स ट्रायड्स वाज अ सक्सेस। और ये कब हुआ था? डॉबराइनर ने ट्रायड्स कब बनाए थे? 1817 के आसपास। बहुत पुरानी बात नहीं है, ऐसे समझो कल की बात है ये, बस 200 साल कल की नहीं, 200 साल पुरानी बात। चलो फिर उससे आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब एक मैं काम और करता चलूंगा। काफी बार ऐसा होता है हम पिछली क्लासेस का भूलते जाते हैं, जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं, तो हम थोड़े थोड़े बेसिक्स भी साथ साथ में समझते चलेंगे, ताकि आपको अगर मान लीजिए भूल भी गए हो ना तो प्रॉब्लम नहीं हो। तो पहला बेसिक क्या है? मैटर। मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज है जिसके पास में दो प्रॉपर्टीज हैं। जिसके पास क्या है? एक तो वो मास कुछ ना कुछ हो उसके पास में, और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। मतलब हर वो चीज हमारी दुनिया में जिसका कुछ ना कुछ मास है। मास ये वाला मास नहीं, मास का मतलब है जैसे अपन किलोग्राम में जिस मास को लिखते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ मास हो। जैसे कि मैं हूं तो मेरा मास होगा अराउंड 65 किलो, और ये कोविड में घर बैठे बैठे खाते खाते ज्यादा हो गया होगा, 70 होगा, 70 केजी होगा। और उसके अलावा मैं कुछ जगह भी घेर रहा हूँ, जगह घेर रहा हूँ किसमें? हम लोग लिखते हैं ना मीटर क्यूब में। जैसे पानी की टंकी है तो उसका हमारे पास में क्या होता है? वॉल्यूम होता है। हम उसका सिलेंडर का, क्यूब का, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना सीखते हैं। तो वॉल्यूम क्या है? वो जगह कितनी घेर रहा है। तो जिस भी चीज का मास हो पहली चीज, और दूसरा वो क्या जगह घेरे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, आप, ये कैमरा, ये गाय, ये बकरी, ये भेड़ जो है, ये भैंस जो है, या जो चांद है, ये जो सूरज है, या उसके अलावा पंखा जो है, या मिट्टी जो है, जो पानी है, ये जो हवा है, हवा भी देख लो आप, उसका कुछ ना कुछ मास है अगर हम तोलें तो, और साथ ही साथ में वो जगह भी घेरती है। तो लगभग सब कुछ आप जो देख पा रहे हो वो क्या है? मैटर है। मैटर को हिंदी में हम लोग पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ वर्ड हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में भी। अब यहां क्वेश्चन ये होगा कि अच्छा ठीक है, पदार्थ ये है, हमें समझ में आ गया, लेकिन फिर सवाल ये होगा कि पदार्थ क्या नहीं है? सब कुछ तो पदार्थ में। आप सोच करके देखो, यहां दिमाग लगाओ आप कि पदार्थ क्या नहीं है। तो पदार्थ क्या नहीं है? जैसे फीलिंग्स हो गई हमारी, जैसे मेरे को ना गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से का ना तो मास है और ना ही वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो वो मैटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइट है हमारे चारों तरफ, तो ये लाइट बहुत तेज स्पीड से आ रही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन इसका रेस्ट मास 0 है। मतलब आप यूं समझो, यूं कहो कि मास ही 0 है। स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, समझो इस बात को, फैली हुई है चारों तरफ, लेकिन मास नहीं है। यहां हम क्या कह रहे हैं? दोनों बातें होनी चाहिए, स्पेस भी ऑक्यूपाई करना चाहिए और मास भी होना चाहिए। दोनों चीजें अगर हैं, इफ बोथ दी थिंग्स आर सेटिस्फाइड, बोथ दी एस्पेक्ट्स आर सेटिस्फाइड, तो हम कह रहे हैं वो चीज क्या होगी? मैटर होगी। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि सर मैटर के बारे में फिर बता ही क्यों रहे हो, यहां पर हमारे किस काम का? तो हम पहले पढ़ चुके हैं एलिमेंट के बारे में। तो मैटर, अब एलिमेंट की भी डेफिनेशन तो नहीं देखी थी हमने पिछली क्लास में, तो चलो एलिमेंट की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अभी पहले आपको समझ में आ गया मैटर क्या है। अब ये एलिमेंट क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, जिसको हम लोग फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते या और प्योरीफाई नहीं कर सकते। जैसे इसको आपको ना कि और छोटा करके छान लेते हैं, छलनी लेकर के दूध को अपन कचरा निकाल लेते हैं, लेकिन जो एलिमेंट है वो एकदम प्योर है, उसको और ज्यादा फर्दर हम तोड़ करके या कुछ करके उसको प्योरीफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए इस कमरे में केवल हाइड्रोजन गैस भरी हुई हो, केवल H2, तो हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है और वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसको और ज्यादा प्योरीफाई हम लोग नहीं कर सकते। और यहीं से हमने अपनी कल की क्लास शुरू की थी, जो लास्ट क्लास थी उसको शुरू किया था कि एलिमेंट्स क्या हैं, और वही एलिमेंट्स कितने हैं? 118। तो कल हमने उनको समझा, आज और समझा, और आज साथ ही साथ में हमने क्या देख ली? डेफिनेशन भी देख ली। अगर आप कहीं लिखना चाहो तो ये डेफिनेशन भी बहुत आसानी से लिख सकते हो। अब अपन आज के अपने मेन टॉपिक पर चलने को तैयार है। तो आज का मेन टॉपिक क्या था? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में एक एक पॉइंट पर अपन लोग कंसिडर करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? जनरलाइजेशन किन्होंने किया था? J.A.R. न्यूलैंड। बड़ा सा नाम है, क्या नाम है? J.A.R. न्यूलैंड।
फिर इन्होंने कब किया है, ईयर ध्यान रखते हैं अपन थोड़ा, 1865। 1865। इससे पहले डॉबराइनर ने कब किया, 1817। मतलब ऑन एंड अराउंड 15 ईयर्स तक किसी ने और कोई ऐसा थ्योरी या कुछ प्रपोज नहीं किया। 50 या 49 ईयर्स हो रहा है, लगभग 50 सालों तक कोई और डिस्कवरी नहीं हुई। इन्होंने की डिस्कवरी। अच्छा क्या है डिस्कवरी, इसको समझना है अपने को। तो ये है देखो इनकी डिस्कवरी कि इफ द केमिकल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, या मास आ सकता है यहां पे, एटॉमिक वेट, those with similar physical and chemical properties occur after each interval of 7 elements। हमें दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है। इन्होंने कहा देखो सिंपल है, करते क्या थे, मैं आपको मस्त बताता हूं सच में ये लोग कैसे करते थे। जितने भी एलिमेंट्स मिल गए ना, उनको जैसे अपन ताश खेलते हैं ना, ऐसे वो कार्ड्स, तो वाइट वाइट कार्ड ले लो खाली ब्लैंक, तो जो जो एलिमेंट मिल गए हैं उनका नाम, उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको उस कार्ड पे लिख देते थे। अब मान लो 56 एलिमेंट्स मिले हैं, वैसे इनके टाइम तक 1865 तक 56 एलिमेंट्स मिल गए थे, तो मान लो 56 एलिमेंट्स का लिख दिया, 56 कार्ड्स ऐसे इकट्ठे करके रख दिए। अब वो कार्ड्स लेते और फिर जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, फिर इसके सेम वाले को नीचे रखेंगे, फिर और सेम अगर कोई मिलेगा तो नीचे रखेंगे, ऐसे 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 ग्रुप बनाते थे। और फिर उन ग्रुप्स में एक लॉ या एक रूल बनाने की कोशिश करते थे कि ये कैसे फॉलो हो रहा है, इसको कैसे अरेंज करें, किस बेसिस पर अरेंज करें, किस बेस पर हम लोग एक पीरियोडिक टेबल को बनाएं। क्लियर हो रही है आपको ये वाली बात? बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। तो उस नियम को बनाने के लिए, उस रूल को बनाने के लिए क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि अगर हम क्या करें, जो भी एलिमेंट्स हमारे पास में हैं उनको हम इंक्रीजिंग मास के सीक्वेंस में अगर अरेंज कर दें, बढ़ते हुए मास के, और मास मैंने आपको कल बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है किसी भी एलिमेंट के लिए वही क्या है, मास है। तो अगर हम बढ़ते हुए मास के सीक्वेंस के ऑर्डर में रखते जाएं एलिमेंट्स को जो हमें पता है, तो क्या होगा, हर 7 एलिमेंट्स के बाद में 8th जो एलिमेंट होगा वो पिछले वाले एलिमेंट के जैसा होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। बहुत सिंपल सा लॉ है। अब देखो कैसे, वो अपन जैसे एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें थोड़ा सा क्लियर होगा। इसको उन्होंने किससे कंपेयर किया, ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिक में। अभी ये ऑक्टेव क्या होता है मैं आपको वो भी क्लियर करता हूं, पहले एक दो लाइंस अपन और देख लेते हैं जो अपनी बुक में लिखी हैं। इसीलिए इन्होंने, तो इसीलिए फिर इसको क्या कहा गया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्योंकि इंग्लिश में जो स्वर होते हैं उनके ग्रुप को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। और इसीलिए इसको फिर हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा, क्योंकि किसने दिया है अपने को, न्यूलैंड्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया है। बहुत सिंपल सी बात है। और एक अब हमारे पास में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लेकिन हम इस एग्जाम्पल को अभी आकर के देखते हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं ये ऑक्टेव क्या चीज है समझने वाली, फिर इसको कंपेयर करके देखेंगे कि न्यूलैंड्स का ऑक्टेव का मतलब क्या है। तो ये है हमारे पास में एक टिपिकल कीबोर्ड का फोटो, और ये हमारे पास में एक स्केल लिखा हुआ है, यहाँ पर सी स्केल, आप इसको छोड़ सकते हो। यहां आप देखो स्वर जो है हमारे पास में, हिंदी में हम उन लोग उनको सब जने जानते होंगे, सा रे ग म प ध नी, फिर वापस से क्या आ जाता है, सा आ जाता है। इसी को इंग्लिश में हम लोग सारे गम पर लिख रखा है, लेकिन अंग्रेज जो लोग हैं, जो जर्मनी साइड में जो लोग रहते हैं, वो सारे गम पधा नहीं बोलते। हालांकि उन्होंने पता नहीं लिया कहां से, हमारे यहां से लिया कहीं और से, लेकिन हमारे जैसा ही है। वो क्या बोलते हैं, डो रे मी फा सो लाटी, डो रे मी फा सो लाटी, समझ गए, जैसे अपन सारे गम गा रहे हैं वैसे। तो अब हिंदी में तो क्या होता है, सप्तक होता है। सप्तक का मतलब होता है 7 स्वरों का समूह, लेकिन इंग्लिश में जो है ना सप्तक नहीं होता, इंग्लिश में होता है अष्टक या ऑक्टेव जिसको बोलते हैं। तो कैसे होता है समझने की कोशिश करना। अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये होता है सी, ये होता है डी, ये होता है ई, एफ, जी, ए, बी, फिर वापस से आ जाता है सी। वापस से देखना, ये जो सी डी ई एफ जी ए बी सी लिखा है, ये संगीत की भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है। मैं इसको सरल कर करके लिख के दिखाता हूं आपको। ये है हमारा सा, ये है रे, ये है ग, ये है म, ये है प, ये है ध, और ये है नी। तो ये तो हुआ हमारा सप्तक।
लेकिन अंग्रेज लोग क्या लेते हैं, ऑक्टेव लेते हैं, अष्टक लेते हैं। तो नी के बाद वापस से क्या आ जाता है, सा आ जाता है। और ये कैसा सा है, बिंदी वाला सा है, मतलब तीव्र सा है। कहने का मतलब ये है कि ये एक सप्तक है, फिर ये अगला है, ये सेम शुरू हो गया वापस से यहाँ पे सा रे ग म प ध नि सा, लेकिन वो तीखे स्वर वाला होगा। कहने का मतलब है ये। तो न्यूलैंड ने भी अष्टक बोला इसको। अभी देखना कैसे बोला, अष्टक समझने की कोशिश करना, पीछे वाली स्लाइड पर समझ में आ जाएगा अपने को कि ये न्यूलैंड्स के ऑक्टेव को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स हैं। और उस वक्त तक एलिमेंट्स कितने मिले थे अपने को, 56। तो 56 एलिमेंट्स को जमाया उन्होंने। इसमें गिनने मत बैठना एलिमेंट्स, क्योंकि ये बाद में फिर उसको बताने के लिए बनाई गई है। क्या किया इन्होंने, बोला हाइड्रोजन है, उसके बाद में हीलियम है, फिर उसके बाद में बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ये कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे ही 7 के बाद में अगला 8th एलिमेंट आएगा तो वो फर्स्ट एलिमेंट के जैसा ही होगा। यहां देखो आप लोग, तो ये रहा हमारा यहां पर फर्स्ट एलिमेंट, और हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके सेम है 8th एलिमेंट। फिर जैसे ही हम लोग आगे चलेंगे, फिर अगला जो 8वां एलिमेंट है फिर वो इसके सेम होगा। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन में, फ्लोरीन में, क्लोरीन में सिमिलैरिटी है। और सिर्फ यही नहीं, अब देखना म्यूजिक में एक खास बात होती है। वो खास बात क्या होती है, यहां आप नोटिस करो, ये काला वाला भी बटन होता है। अब अगर हम इस काले वाले को बटन मान करके चलें, मतलब हम सा किसी को भी मान सकते हैं, ये एक ब्यूटीफुल चीज है इस म्यूजिक में हमारे। अभी हमने सा इसको बोला था, अब हम सा इसको बोलते हैं। किस वाले को, जो ब्लैक वाला है ना हमारे पास में, मैं आपको अभी बजा करके भी दिखा दूंगा। अगर हम सा इस ब्लैक वाले को भी बोले, तो ये सा अगर हम कहेंगे तो ये वाला होता है रे, और फिर ये नीचे वाला जो है ये हमारे पास में ग हो जाता है, जिसको हमने अभी क्या लिख रखा है, म लिख रखा है। और ये वाला जो है म हो जाता है फिर से, और इसको हम लोग प बोलते हैं, ऐसे ही करके। तो जैसे ही चलेंगे 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 आगे, तो फिर से ये जो आएगा हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर बार वो रिपीट होगा। तो अब आप इसको पिछली स्लाइड में देखो, इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित हो रहा है कि जैसे लिथियम है, हम इसको पहला नंबर अगर मान लें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये जो सोडियम है ये लिथियम के जैसा हो जाएगा। फिर जब हम इसको अगर एक नंबर मान लें तो 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 8th हमारा एलिमेंट आ रहा है ये फिर से किसके जैसा हो जाएगा, सोडियम के जैसा हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और इसको किससे कंपेयर किया इन्होंने, इसको कंपेयर किया म्यूजिक के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो यही फिर एक पॉइंट जो यहां पर हमारे पास में लास्ट लिखा हुआ था, ये क्या बता रहा है कि फॉर एग्जांपल जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी, कौन से एलिमेंट्स की, लिथियम की और सोडियम की, वर फाउंड टू बी द सेम। यहां पर अगर हम देख रहे हैं कि लिथियम और सोडियम जो है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, और बिल्कुल है। सिमिलरली बेरिलियम और मैग्नीशियम की भी सेम है, बोरोन और एल्यूमिनियम की भी सेम है, इनकी सबकी सेम, जिनको एक साथ उन्होंने रखा है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ये देखने को मिल रहा है। और इसी पॉइंट में हमारी बुक में क्या लिखा है आप लोग देखोगे यहां पर, Sodium is the 8th element after lithium. Similarly, beryllium and magnesium resemble each other. मतलब जो भी 8th element है एक दूसरे के बाद में उनकी प्रॉपर्टी सेम है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की सेम है। अब देखना यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वैसे ये बुक में हमें क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी गई है, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा देख करके। यहाँ पर भी डॉबराइनर के ट्रायड्स मिल रहे हैं। जैसे पहला कौन सा था देखो आप, लीना के, LINA, ये पहला ट्रायड डॉबराइनर का। तो वो ट्रायड एज इट इज हमें न्यूलैंड की ऑक्टेव के इस टेबल में भी मिल रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन ही हमसे एग्जाम में भी पूछता है कि अच्छा क्या न्यूलैंड के ऑक्टेव जो टेबल है न्यूलैंड की, क्या उसमें डॉबराइनर का ट्रायड मिलता है। तो हाँ मिलता है, एक ट्रायड हमें मिलता है। दूसरे अगर ट्रायड देखोगे तो साफ साफ नहीं मिलते। जैसे हमने ब्रोमीन, क्लोरीन और उसका देखा था, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन का, तो वो मैच नहीं कर रहा। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, लेकिन आगे गड़बड़ हो रखी है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम देखा था, तो कैल्शियम तो ये रहा, स्ट्रॉन्टियम ये रहा, बेरियम ये रहा, लेकिन बीच में इनके कोई और भी आ गए हैं, तो वो वाले पूरे नहीं मिल रहे हमको ऑक्टेव। तो इस तरह से हमने इसको जो है मीनिंग को समझा है। बाकी ये सारे काम हमें पता नहीं था, मैं कोशिश करूंगा वीडियो के आखिरी में आपको बजा करके भी दिखा दूंगा इंस्ट्रूमेंट पे कि इसके कहने का मतलब क्या है। अब उसके बाद में
दुखद समाचार जैसे कि हर एक साइंटिस्ट, मतलब हर कोई साइंटिस्ट क्या कर रहा है, पिछली बार साइंटिस्ट ने किसी ने कोई थ्योरी दी है, वो उसको क्लासिफाई मतलब करते हुए एलिमेंट्स को ग्रुप्स में रखते हुए कुछ ना कुछ गलतियां कर गए, और वो कमियों को दूर करने के लिए नया जो अगले 50 साल बाद 100 साल बाद जो साइंटिस्ट आ रहा है वो कुछ और थ्योरी दे रहा है जिससे वो पुरानी कमियां दूर हो रही हैं। तो वही बात है कि गलतियां भी हमें पढ़ाई जा रही हैं कि देखो पहले ने कर तो दिया था लेकिन एक पूरा सही नहीं हुआ, तो फिर दूसरे ने किया, और दूसरे ने पहले की जो कमियां थी, तो जैसे क्या कमियां थी डॉबराइनर के ट्रायड्स की। पहली कमी थी कि वो सारे के सारे एलिमेंट्स को तो क्लासिफाई कर ही नहीं पाते, 33 एलिमेंट्स थे, उन्होंने तो 9 को ही किया था। और दूसरी कमी क्या थी वहां पर कि सारी जो फैमिलीज हैं, सारे जो ग्रुप्स हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में, वो डॉबराइनर के ट्रायड्स को फॉलो नहीं करते, जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली फॉलो नहीं करती। तो अब इनके जो एफर्ट्स हैं उससे कुछ कमियां तो दूर हुई। जैसे एक कमी दूर हुई, वो क्या दूर हुई कि इन्होंने न्यूलैंड ने 56 के 56 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। पहली कमी तो दूर की कम से कम इन्होंने। हाँ, दूसरी कमी जैसे कि सारे, अब क्या प्रॉपर इनका जो रूल है वो फॉलो हो रहा है सारे एलिमेंट्स में, वो चेक करते हैं अपन। तो क्या क्या कमियां हैं यहां पर। सबसे पहली कमी क्या कह रहे हैं, देखो अपन, फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, कि ये जो नियम है ना इनका, ये केवल कहां तक एप्लीकेबल है, आप देखो नोटिस करो, केवल कैल्शियम तक। कहने का मतलब ये है कि जब हम यहां देख रहे हैं तो केवल कैल्शियम तक ठीक ठाक तरह से चल रहा है ये लॉ, फिर गड़बड़ होना चालू हो गई है इसमें। अच्छा, वो गड़बड़ क्या है अभी आपको बताएंगे। तो यहां पर अपने को पता चलेगी वो गड़बड़ क्या है। ज्यादा जो एटॉमिक मास के एलिमेंट्स थे वहां पर एकदम सटीक तरह से अप्लाई नहीं हो रहा है ये वाला लॉ। अभी बताता हूं मैं आपको वो गड़बड़ क्या है। इट वॉज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन आवर नेचर। ये एक बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं। मतलब देखो हुआ क्या, आप यूं समझना, इन्होंने बोल दिया कि इस पूरी दुनिया में केवल 56 एलिमेंट्स ही हैं और नए एलिमेंट्स कभी नहीं मिलेंगे। जबकि आप सोच करके देखो कि इनसे 50 साल पहले जब डॉबराइनर क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उस वक्त केवल 33 के आसपास एलिमेंट्स के बारे में पता था। कभी एक साल में 2 एलिमेंट पता चल जाते थे, कभी एक साल में 1 एलिमेंट पता चलता था साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, नहीं भैया नहीं, ये तो कह रहे हैं ही कुल मिलाकर के कितने एलिमेंट्स इस दुनिया में 56, और कोई एलिमेंट कभी नहीं मिलेगा। अब वैसे तो देखो ये साइंटिस्ट लोग बहुत कमाल के होते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक जगह आकर के ये गलती कर दी, ये कह दिया कि बोले और तो मिलेंगे ही नहीं, तो जो मैंने बना दी है टेबल वही मतलब एक तरह से फाइनल है। देखो बोला इन्होंने, एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। लेकिन बाद में आज कितने हैं अपने पास, 118 एलिमेंट्स हैं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी कमी कह सकते हैं हम लोग कि इन्होंने प्रिडिक्शन कर दिया, भविष्य बता दिया कि बोले और मिलेंगे ही नहीं। फिर कोरोना का भी इनसे पूछ लिया होता। फिर उसके बाद में क्या है, अगला पॉइंट है हमारे पास में, position of hydrogen along with fluorine and chlorine was not justified on the basis of chemical properties। समझने की कोशिश करेंगे हम लोग इस बात को कि यहां पर पीछे जब हम जा रहे हैं स्लाइड में, तो हाइड्रोजन की पोजीशन जो है ना वो हमेशा से ही डिबेट वाली रही है, डिस्कशन वाली रही है, गड़बड़ वाली रही है कि हाइड्रोजन को कहां रखें। हाइड्रोजन को सोडियम लिथियम के साथ में रखें क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, लिथियम की 1 है, पोटेशियम की 1 है, तो इनके साथ रखें हाइड्रोजन को, या फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ रखें। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन F2 गैस बनाती है, क्लोरीन Cl2 बनाता है, सिमिलरली हाइड्रोजन भी H2 बनाता है। तो झगड़े वाली बात है कि यहां रखना चाहिए कि यहां रखना चाहिए। तो वो उस वक्त भी क्लियर नहीं था और आज भी कुछ बहुत ज्यादा क्लियरिटी उस बात को लेकर के नहीं है। ये एक प्रॉब्लम और थी। और अभी एक बात और ध्यान देना, अभी जैसे अपने पीछे देखा था ना कि 56 एलिमेंट्स कहा उन्होंने रहेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। तो आप यहां देखना, अभी इनकी ये जो पीरियोडिक टेबल इन्होंने जो बनाई ना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बेसिस पर, इसको गलत साबित कर देते हैं अपन 2 मिनट में। देखो कैसे, यहां आप नोटिस करो हाइड्रोजन के बाद में दूसरा एलिमेंट कौन सा है, लिथियम है। लेकिन हमने अगर याद किए हो थोड़े बहुत एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है। तो यहां क्या आएगा, हीलियम आएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम नहीं आता, नियॉन आता है, नियॉन आएगा यहां पर।
तो अगर ये गैस जो है हीलियम और नियॉन, इनको लिथियम और सोडियम की जगह अब भी रख दें इसमें, तो ये नीचे का और ये आगे पीछे का सब तहस नहस हो जाएगा, पूरी पीरियोडिक टेबल इनकी खराब हो जाएगी। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर ये फिर ये क्यों नहीं पता चला इनको? तो देखो, हीलियम और नियॉन या जो और ऐसी गैसें हैं, रेडॉन, जिनॉन, ये गैसें कैसी हैं? नोबल गैसेस हैं। मतलब नोबल गैसेस का मतलब ये है कि ये एक्टिव नहीं होती, ये किसी से जाके रिएक्शन करती नहीं है, पड़ी रहती है, बोलती हमको कोई मतलब ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों को इन गैसेस के बारे में बहुत बाद में पता चला। जो डिस्कवरी हो रही थी ना एलिमेंट्स की, तो उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी में इनकी डिस्कवरी बहुत लेट हुई, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं है, जाके जुड़ जाए, जैसे सोडियम है आग लग जाती है हवा में, पोटेशियम है पानी में आग लग जाती है, ये रिएक्टिव ही नहीं है, इसको डाल दो कहीं रख दो, इसको कोई मतलब ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता। तो ये बाद में मिले, तो बाद में मिले तो इनकी पीरियोडिक टेबल तो पहले ही बना दी थी इन्होंने, लेकिन अब अगर इनको रख दें यहां पे तो गड़बड़ हो जाएगी सारी की सारी, तो ये टेबल इनकी पूरी की पूरी वैसे ही गलत साबित हो जाएगी। तो ये पॉइंट था कि उन्होंने कह दिया कि 56 ही मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको। और फिर हम लोग लास्ट पॉइंट में यहां पर कह रहे हैं, न्यूलैंड प्लेस 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट टू फिट एलिमेंट्स इन द टेबल। न्यूलैंड ने क्या किया, यहां देखो पीछे आप काफी जगह पर आप नोटिस करोगे, यहां पर और यहां पर और एक यहां पर, एक जगह में एक डब्बे में दो एलिमेंट्स को फिट कर दिया। क्यों किया समझना, न्यूलैंड को लगा होगा पोटेशियम और कॉपर सेम है, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, इन दोनों को तो साथ रखना ही पड़ेगा। या इनको लगा होगा कि कोबाल्ट और निकल जो है, अगर मान लो मैं निकल को यहां रख देता हूं, तो पहली बात तो निकल और कोबाल्ट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, तो वो साथ में नहीं आ पाएंगे। और दूसरी बात, अगर मैं निकल को यहां रख दूंगा तो कॉपर इनके साथ नहीं आ पाएगा, और जिंक कैल्शियम के साथ नहीं आ पाएगा, फिर वो आगे चला जाएगा। तो इन्होंने आगे पीछे के एडजस्टमेंट्स करने के चक्कर में एक एक स्लॉट में दो एलिमेंट्स को फिट कर दिया, खुद का ही नियम तोड़ दिया। भाई सारे गांव में पधा निशा कर रहे हैं, तो सारे गांव पधा नी के बाद सा आएगा कि सा और रे एक साथ आ जाएगा, समझ रहे हो इस बात को? तो उन्होंने खुद के ही लॉ को यहां पर तोड़ दिया। और इसके बाद में अगर हम देखेंगे ना, तो हमारे पास में न्यूलैंड्स ने एक और गलती क्या की, उन्होंने क्या किया कि काफी बार जो अनलाइक एलिमेंट्स थे, जो सेम नहीं है आपस में, उनको एक साथ रखा, एक गलती। फिर इतना ही नहीं, उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उनको गलत कॉलम में रखा। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, कोबाल्ट और निकल को साथ में रखा, अभी हमने देखा। फिर उसके बाद में उन्होंने दूसरा क्या गड़बड़ की कि उसको फ्लोरीन क्लोरीन के कॉलम में रख दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि कोबाल्ट निकल मेटल्स हैं भाई, और उन्होंने किसके साथ में रख दिया, फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में रख दिया। और फ्लोरीन क्लोरीन क्या है हमारे पास में, नॉन मेटल्स, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को एक साथ में रख दिया, ऐसा थोड़ी होता है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट और निकल जबकि किसके जैसे हैं, देखने में आप यहां पर देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कोबाल्ट और निकल असल में किसके जैसे हैं, आयरन के जैसे हैं। यहां देखो आप, लोहे के जैसे हैं, ये भी मेटल है और ये भी मेटल्स हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में से इतना दूर दूर रख रखा है, जबकि सेम है। और इसको अलग ही फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में रख रखा है, और यहाँ पे इसको आयरन को, लोहे को ऑक्सीजन के साथ में रख रखा है। कोई सेंस नहीं बन रहा। मेटल्स नॉन मेटल्स वाला भी क्लासिफिकेशन सही से नहीं किया इन्होंने। तो ये इन्होंने बड़ी गड़बड़ की, और इसी को हम, ये जो लास्ट मिस्टेक है यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इसी में आगे हमने लिखा है क्या, सिमिलरली आयरन विच हैज रिजेम्बलेंस विद कोबाल्ट एंड निकल इन इट्स प्रॉपर्टीज हैज बीन प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन के साथ में रख दिया आयरन को जाकर के। तो ये काफी सारी कमियां जो रही किनके उसमें रही पीरियोडिक टेबल में, या जो लॉ दिया था किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने। तो बहुत सिंपल सा है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है, उसको लिख करके बताइए, तो लिख करके बता सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत इजी था। ये जो मैंने लिखा है इसको आप लिख करके वहां पर दिखा सकते हो। इसके बाद में जो हमें हमारा टॉपिक पढ़ना है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो हम एक काम करते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को चर्चा करेंगे अगली ही क्लास में, और अगली क्लास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर रहे हैं क्लासिफिकेशन करने में। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको बहुत ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, और यहाँ तक कि नोबेल प्राइज भी मिला है।
तो अगली जो हमारी क्लास है उसको शुरू करेंगे एक धांसू इंसान की स्टोरी से जिनका नाम है मेंडलीव। पहले मैं आपको इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा और उसके बाद इनके अचीवमेंट्स के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम अगली क्लास को अपनी पढ़ेंगे। तो अभी बस मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक बार जो अपना पियानो है उसको बजा करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें ऑक्टेव को किस तरह से समझा गया है, सारेगामा पधनी को किस तरह से समझा गया है। जैसे कि न्यूलैंड हमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास में एक कीबोर्ड है सामने, और अष्टक को या ऑक्टेव को अगर हमें समझना है, ऑक्टेव रूल को, तो वो ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये सा है हमारा, जैसा कि हम मानते ही हैं, और ये जो सा है यही हमारा पहला एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए ये हाइड्रोजन है। फिर इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, सा रे ग म प ध नी, तो अगला जो हमारा एलिमेंट है वो फिर से क्या होगा, सा। कहने का मतलब ये है कि ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट जो है दोनों सेम प्रॉपर्टीज रखने वाले होंगे। तो हमने क्या किया कि इस वाले एलिमेंट को इसके नीचे जमा देंगे। ऐसे ही जब हम इसे रे कह रहे हैं तो यहाँ पर भी अगला एलिमेंट जो है वो रे होगा, तो इस तत्व को हम एलिमेंट को इस रे के नीचे रख देंगे। इस कीबोर्ड में बहुत अच्छी बात ये होती है कि आप कहीं से भी चाहें तो सा को शुरू कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो सा रे ग म प ध नी, और ये फिर से क्या आ जाएगा, सा। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों तत्व जो हैं आपस में एक जैसे होंगे। वैसे ही अगर आप देखना चाहें यहाँ पर, तो अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को देखें तो ये एक जैसी आवाज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव को किससे कंपेयर किया, म्यूजिक के ऑक्टेव से, और इसीलिए इस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो चलिए फिर इसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।